डीडी डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है और बात बिहार की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव जो हैं उनका ऐलान हो चुका है। सीटों का जो एडजस्टमेंट है, सीट बंटवारा है, अभी वो चल रहा है। उसके बाद जो है महासंग्राम बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव बहुत खास हैं और बहुत जो है इस चुनाव के नतीजों पर देश की राजनीति जो है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए पूरे देश की निगाहें इन चुनाव पर लगी है। और इस वक्त बात बिहार की, पटना में हमारे साथ एक और बिहार के नेता, बिहार के एक और जमीन से जुड़े नेता डॉक्टर संतोष कुमार मांझी हमारे साथ है। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के लिए। बहुत धन्यवाद सर। मांझी जी जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ जो है इनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जितेंद्र राम मांझी। कौन नहीं जानता उनको। और हम पार्टी जो है इस वक्त वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अभी क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है, अभी सबकी अपनी अपनी बात है, तो हम की भी बात करेंगे, यानी हम जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर मांझी, सबसे पहला मेरा सवाल जो है, मैं आज ही एक ट्वीट है पिताजी का वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बड़ा उन्होंने कविता की पंक्तियों के साथ अपनी बात लिखी है। जितेंद्र राम मांझी जी का आज करीब 11:30 बजे का उनका ट्वीट है। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम HAM यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। क्या आज राजनीतिक नेता जो है जो कुछ लिखते हैं उसके कुछ मायने होते हैं? क्या मायने हैं इसके? देखिए, मायने कुछ भी नहीं है। देखिए, उनका जो दर्द है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपनी पार्टी में जो मेहनत करते हैं उनके लिए है। उनका कहना है कि हम 10 सालों से पार्टी बनाए हुए हैं और एक धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, तो हम चाहते हैं कि एक मान्यता प्राप्त पार्टी, स्टेट रिकग्नाइज्ड पार्टी हो। उसके लिए जो मानदंड है, जो चुनाव आयोग के द्वारा एक संख्या बिहार के कंटेस्ट में जो सीमित की गई है, जैसे 6% वोट हो या फिर इतना सीट हो, तो उस सीट का जिक्र उन्होंने किया है कि हमको कम से कम उतना ही ऐसा दो कि उतना सीट हम आए और हम रिकग्नाइज्ड हों, बाकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उनके ये दर्द और उनका जो भावना है उसका हम लोग भी सम्मान करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े और जिन मुद्दों को लेकर के और गरीबों की जो आशा हमारे ऊपर है उनके लिए हम जो काम करते हैं, तो जितनी हमारी ताकत और संगठन क्षमता बढ़ेगी उतना ही हम उनके लिए न्याय कर पाएंगे। तो उनका दर्द मैं समझता हूँ कि नहीं, तो उनका दर्द जो है वो बाकी लोग समझ रहे हैं, जो बाकी हमदर्द उनके कौन कौन है वो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे उनका दर्द? देखिए, सभी लोगों की अपनी अपनी मांग है और हमने भी अपनी मांग रखी है। हम समझते हैं कि सब समझते हैं और सम्मान के साथ सब हम लोग हैं और एक विचारधारा के तहत हैं और हमारी सबकी विचारधारा एक है कि हम बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं, बिहार के उन गरीबों को कैसे करें और कैसे बिहार जिसके बारे में बोला जाता है कि पिछड़ा राज्य है उसको अग्रणी राज्य में कैसे करें। तो सब मिल के ही कर पाएंगे और हम समझते हैं सबकी भावना का कदर होता है, चाहे हमारी पार्टी हम पार्टी हो, चाहे माननीय चिराग पासवान जी के हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जदयू, सब सामंजस्य सबके बीच में है और सबके सम्मान के साथ होगा। और एक दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा है, हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं रहेगा। मांगने का अधिकार सबको है और उन्होंने मांगा है, उसका हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मांगने का अधिकार सबका है और दोनों ही गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हर पार्टी लड़ना चाहती है और आपने कहा कि हम इतनी चाहते हैं कि एक राज्य स्तर का उसको दर्जा मिले। लेकिन एक बात है कि मैं शुरू में अगर ये देखें जितेंद्र राम जी के अगर कुछ उनके बयान देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा थोड़ा जो है वो एक तरह की धमकी सी दे रहे हैं कि भाई नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मैंने आपका एक बयान देखा कि आपने बड़ा सधा हुआ बयान दिया कि भाई हम छोड़ के तो नहीं जाएंगे एनडीए, चाहे कुछ हो जाए। तो वो बात पक्की है, मतलब सीट शेयरिंग का आपके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, विचारधारा की बात होती है ना। अगर हम किसी सीट के लिए इधर से उधर जाएं, हम आपके साथ हैं तो आपके साथ हैं, आपकी इच्छा है कि आप क्या दे रहे हो। अगर मुझे लगेगा कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हम आपके साथ हैं। और अगर वो नहीं लड़ पाएंगे तो मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन आपके साथ हैं। जैसा कि स्पष्ट जितेंद्र राम मांझी जी ने कहा, उनकी भावना को मैं भी समझता हूं कि ठीक है, हम विचारधारा से अलग नहीं होंगे और जहां हमको मौका मिला हम आपके साथ खड़े हैं
और बिहार में आप देखे होंगे कि पिछली बार जब सरकार में फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस समय हम लोगों के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे, लेकिन हम एक साथ खड़े रहे। जब भी आया कि माननीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और हमारे पास 3 मंत्रालय था, तो मंत्रालय को देना है और लोगों को, तो मैंने स्वेच्छा से कहा कि हम 2 मंत्रालय देंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस मंच पर बोलने लायक नहीं। तो हम हर जगह अपने आप को साइलेंटली प्रूव किए हैं और पूरी निष्ठा के साथ, विचारधारा के साथ हैं। तो आज भी हम कहीं नहीं जाएंगे। हम इस विचारधारा से कहीं अलग जा ही नहीं सकते हैं। हम वो महागठबंधन की विचारधारा में कभी जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के विनाश की विचारधारा है, वो जंगल राज की विचारधारा है। और हम जहाँ जुटे हैं वहाँ बिहार के विकास की, और बिहार के विकास के लिए अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी हम साथ में हैं। यानी आपका ये भी कहना था कि भाई अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब अगर संतोषजनक नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, तो हम एक भी सीट पे नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसा भी आपका इरादा है? निश्चित तौर पर अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आप तो अपने लिए कर लिए, आप तो खुद लड़ लिए, हमें क्या मिला, तो उससे बेहतर है कि हम साथ में हैं, पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और मजबूती के साथ हैं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एग्जैगरेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम अपनी भावना को व्यक्त कर दिए हैं और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है और नहीं हम कोई चीज़ बहुत हम लोग हार्ड एंड फास्ट होते हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत आसानी से ये सब हो जाएगा, इस सब की नौबत नहीं आएगी। आप खुद चुनाव लड़ने के मूड में हैं, लड़ेंगे या कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा दायित्व है मेरे ऊपर और हम लोग को प्रूफ करना होता है। हम एक संख्या लिमिट है और उसके अंदर हमको एक स्ट्राइक रेट ज़्यादा बढ़ाना होता है, तो निश्चित तौर पर हमारी भूमिका हर सीट पर होगी। तो और ऐसे भी संजोग से मेरा जो कार्यकाल है विधान परिषद का 30 तक है और मैं सोचता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को जिताने में जो मेरी शक्ति ऊर्जा है उसको हम लगाएं। और अभी चुनाव डायरेक्ट लड़ने का भी कोई मेरे पास विचार नहीं है। चलिए, डायरेक्ट आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने जैसा कहा, आपका एक और बयान आपको याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि आपने सीधा, लोग तो अपनी पार्टी की चिंता करते हैं, आप कांग्रेस की भी चिंता कर रहे हैं। आपने एक बयान दिया कि राहुल गांधी पर सीधा हमला किया, कहा कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा तोड़ रही है महागठबंधन। अब महागठबंधन में टूट से आप काहे परेशान हो रहे हैं सर? नहीं, हम परेशान नहीं हैं। हमने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, आज़ादी के समय की पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है और यहाँ एक पिछलग्गू हो गई है। लेकिन फिर मैंने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी यहाँ आए और लीड लिए, बड़े भाई की भूमिका में आए और उनको कुछ, क्योंकि वो तो राजद के ही लोग थे उनके झंडा लेकर के, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा फैन फॉलोइंग है, तो उनके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ी और वो बोल भी रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। उनके जो यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो ये महत्वाकांक्षा से लगता है कि अब उन्होंने मन बनाया है कि बिहार में मुझे अकेले लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने शुभकामना दिया कि अगर आपको नेशनल पार्टी ग्रुप में रहना है तो अकेले आपको आजमाइश करना ही होगा, कब तक बी टीम बने रहिएगा। यानी आप उनको एक तरह से प्रोवोक कर रहे थे क्या महागठबंधन से निकलने के लिए? हम प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 दिन में सत्य हो जाए। हाँ, आपको लगता है ऐसा? जी। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए लगता है कि आप देखें कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं, कांग्रेस कह नहीं पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, जबकि ये सब जानते हैं और सबसे ज़्यादा सीट लड़ने वाले हैं और सब जानते हैं। इवन कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि वही सीएम होंगे, लेकिन कांग्रेस में जो नीति निर्धारक तत्व हैं, जो लीडर्स हैं, जो नीति को निर्धारण करते हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो जनता तय करती है। तो जनता तय करती है, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हम उन सीटों पर लड़ेंगे जो सीट की फिजिबिलिटी है कि महागठबंधन वहाँ जीत सकता है, हम वैसे सीट नहीं लड़ेंगे जो हमको फेंक के दीजिएगा। तो एक ईगो क्लैश है, अब ईगो आ गया, वो भीड़ देख करके उनके अंदर एक ईगोइस्ट नेचर हो गया कि नहीं, हम राजद से ज़्यादा हैं, चाहे हमारे ऊपर हो है। तो हम समझते हैं कि ज़्यादा मांगेंगे जो उनकी क्षमता से अनुरूप नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका हर्ष वही होना। पर कांग्रेस अपने आप को यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और तेजस्वी यादव उनके बैक सीट पर थे, तो क्या कांग्रेस जो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगी कि भाई उसके ज़्यादा सीटें मिली, जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको दर्जा मिले मान्यता प्राप्त का। लेकिन उसमें आपको क्या लगता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर करने में क्या चीज़ आ रही है? क्या आड़े ये आ रहा है कि भाई ईगो आ रहा है, या फिर कांग्रेस जो है चाहती है उसका खुद का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि कांग्रेस को लगता है आप पिछलग्गू पार्टी बन के नहीं रहेगी? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि उनके अंदर एक ऐसी बात आ गई है, वो 17 दिन का जो उन्होंने रोड शो किया
अब उन्हें लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, हम 70 सीट पर पिछली बार लड़े थे तो उससे ज़्यादा सीट पर हम लड़ेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और अभी अगर हम डिक्लेयर कर दें इनको तो बाद में बनाना होगा, हम ज़्यादा सीट ले आएंगे तो हमारा सीएम होगा। तो इस तरह की बात है। तो लगता है कि हमारे के यहाँ तो ये हमने मान लिया है कि हमारे के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वही सीएम होंगे। पिछली बार 20 में भी हमने दिखाया कि 43 सीट आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम बनाया। तो मेरे के यहाँ ऐसा इस गठबंधन में कोई क्लैश नहीं, लेकिन वहाँ पर है, वहाँ लग रहा है कि राजद से हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, तो राजद भी सोच रही है कि हमको इस तरह नहीं कर रहा है, तो जरूर निश्चित तौर पर क्लैश होना है। बिहार में आपने जैसा कहा जंगल राज एक मुद्दा है, आप लोग सब जगह जाके कह रहे हैं, क्या बिहार में परिवारवाद भी मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि भाई एक ही परिवार है, देखिए वहाँ पर एक ही परिवार है, 2 राजकुमार है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। तो क्या परिवारवाद बिहार में कोई मुद्दा है? देखिए, निश्चित तौर पर मुद्दा रहता ही है, मुद्दा होगा ही। परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दे रहते ही हैं। आप जिस ओर आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद है, मैंने अभी बोला ही नहीं सर। नहीं, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। परिवारवाद, अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी कहीं से आ रहे हैं और शहजादे हैं और उनको वो चीज़ मिल जा रहा है। उनको तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी मिल रही थी, नहीं लिए, सोनिया गांधी जी को मिल रही थी। और यहाँ पर भी है कि आप डेब्यू करते हैं, आप राजनीति में एलिजिबल होते हैं, आप वोट देने के लिए, चाहे आप इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल होते हैं और आप डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और एक व्यक्ति अगर संघर्ष करके आ रहा है और अपने आदर्श अपने पिता को मान रहा है, चाहे किसी को मान रहा है, और वहाँ से संघर्ष 10-12 सालों का संघर्ष होता है और संघर्ष करके आता है, तो निश्चित तौर पर उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर मेरी इच्छा है कि मैं राजनीति करूं, समाज सेवा करूं, तो मेरे पिताजी मुझे रोक नहीं सकते हैं। और लेकिन मैं उनके साथ संघर्ष किया, उनके साथ सीखा और आकर के इस मुकाम पर पहुंचा, तो इसको हम उस कैटेगरी में नहीं करेंगे। वहाँ है कि 25 साल हुआ और आप डिप्टी सीएम बन गए और उसके बाद आपको लगने लगा कि हम तो नीतीश कुमार जी से भी ज़्यादा है, हम ही ने नौकरियां दे दी है, हमारे कारण ही इतनी नौकरी हुई। तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और इस तरह के लोगों के अंदर आ जाता है कि हम हैं, और रात में सीएम बन जाते हैं, सुबह उठ के बेचारे फिर वही विपक्ष के नेता हो जाते हैं और रात में सीएम के रोल में घोषणा भी कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम हैं और हम दे रहे हैं, सारा चीज़ हम ही दे सकते हैं और हम ही सारा में प्लानिंग कर सकते हैं, और हमने आपको सिखाया और आज आप ही कह रहे हैं कि हम नहीं। 17 महीने नीतीश कुमार जी के साथ हम रहें तो उतना अच्छा काम किए, बाकी सब काम किए। आप समझ लीजिए कि बिहार को जिस जंगल राज से नीतीश कुमार जी को निकालने का, उनके पिताजी का जो कुकृत था, जिस तरह से यहाँ बिहार की जो स्थिति थी, तो उस चीज़ों से निकालने वाले नीतीश कुमार का नाम है। और वो कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को सिखाया है और हम ही नौकरी दी है, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। तो समझ लीजिए कि किस माइंडसेट में वो हैं और किस वो अभी तक हेलोसिनेशन जिसको कहते हैं ना, हैंगओवर टूटा नहीं है उनका। पर आपने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा इशारा आपकी ओर नहीं था जब मैं परिवारवाद की बात कर रहा था। लेकिन मैं अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उस सवाल पे आना चाहता था। आपने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि नीतीश जी का बेटे जो है वो राजनीति में आए? नीतीश जी तो ये नहीं चाहते, क्योंकि आपने कहा कि भाई उनके बेटे राजनीति में आए, वो संभाले। नीतीश जी ने तो कभी नहीं परिवारवाद को बढ़ावा दिया। देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला है ना, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं जिनका एक बहुत बड़ा कैरियर है, जिनको लोग विकास पुरुष में जानता है, और उनसे कुछ न कुछ पुत्र सीखता ही अपने पिताजी के साथ रहते हैं। तो उनके महान एक हमारे यहाँ नेता हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत राय है। और हम जो सुने हैं और जो समझे हैं अभी कि उनकी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जब तक हम राजनीति में हो तो वो नहीं आए, और निश्चित तौर पर कभी ऐसा होगा तो आएंगे, तो निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करें, हम लोग अपनी इच्छा व्यक्त की कि आना चाहिए और आकर के संघर्ष करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आते के साथ आप कुछ बन गए। तो हम समझ रहे हैं कि अब वो पॉलिटिक्स में उनको आना है, तो धीरे धीरे वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्सपोजर उनका पब्लिक में एक्सपोजर हो रहा है। ये सही तरीका है। अभी साल 2 साल 5 साल वो लगेगा और निश्चित तौर पर वो आएंगे तो एक परिपक्व नेता के रूप में आएंगे। वो उस तरह के नहीं है कि आते ही हम डिप्टी सीएम बन गए, चाहे कुछ बन गए, तो ऐसी बात तो वहाँ नहीं है। अच्छा, अभी आपने बिहार के डेवलपमेंट की बात करी। एनडीए कहती है हमारा एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि आप आईटी मिनिस्टर रहे हैं राज्य के, क्या कभी ऐसा होगा कि बिहार का जो युवा है वो अभी आईटी हब के रूप में वो हैदराबाद को देखता है, बेंगलुरु को देखता है, ग्रेटर नोएडा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है,
क्या कभी ऐसा होगा पटना एक आईटी हब बन पाएगा? क्या ये सपना आप लोगों ने कभी देखा है? पटना ही नहीं, पटना के आसपास जो शहर हैं, मुजफ्फरपुर हैं, गया है, आप 5 साल इंतजार कीजिए। 5 साल इसकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ कंपनियां यहाँ आई है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई है, HCL वगैरह का भी है, यहाँ ऑफिस भी खुला है, बीटा में भी लोग लिए हैं, IT पार्क के रूप में भी डेवलप होना है हमारे पास। वो सारा चीज़ हमने वो सारी व्यवस्था दी। IT पॉलिसी भी हम लाए हैं, जिसमें सारे जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हम सारी सुविधा दे रहे हैं। औद्योगिक पॉलिसी भी हम लाए हैं और लोग यहाँ पर इंटरेस्ट जगा रहे हैं। अभी पिछले ही 5-6 महीने पहले 1,80,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आया है। बहुत सारे लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले वातावरण बनाना होता है। लोग कहते हैं कि उद्योग नहीं हुआ, लेकिन पहले बिहार कैसा था? बिहार को देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि गया जाने में अब 1.25 घंटा लगते हैं। एक समय बिहार गया से पटना जाने में 4 घंटे लगते थे, ट्रेन से भी उतना ही लगता था, बाई रोड भी। आज हम 1.25 घंटे में जाते हैं। आज बिजली की उपलब्धता है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक एनवायरनमेंट, औद्योगिक एनवायरनमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हमने डेवलप कर लिया है। और हम ये विश्वास भी दिलाए हैं कि आपको हम सुरक्षा दे सकते हैं। तो हम समझते हैं कि, और हमने ये भी कहा है कि आपको हम ज़मीन अगर 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 1000 लोगों को नौकरियां देते हैं, तो हम आपको 1 रुपया पर 10 एकड़ ज़मीन देंगे और जो आपका GST माफ़ कर देंगे, 14 साल तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। इन सारी चीज़ों को हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है और लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आने वाला 5 साल बिहार के लिए गेम चेंजर रहेगा, बिहार औद्योगिक क्रांति के लिए। अब देखें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने जो महिला उद्यमी योजना जो शुरू की है, महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो हमारी परिकल्पना है, हमारी सोच है कि हर घर में हमारी एक महिला, हमारी बेटी बहन वहाँ से एक उद्योग शुरू करे, उद्यमी बने, वहाँ से रोजगार निकले। जो रोजगार की बात लोग कर रहे हैं, तो हम तो हर घर में देने की परिकल्पना कर रहे हैं और हमने कोशिश किया है और इसका असर 5 साल के बाद मिलेगा। तो आप जिस बिहार को आज देखिए, मेट्रो शुरू हो गया। पहले आप पटना आते होंगे तो इस तरह के फ्लाईओवर्स नहीं मिलते होंगे, आज इस तरह के बिजली की उपलब्धता। तो हम धीरे धीरे कोई चीज़ होता है। अगला 5 साल जो 25 से 30 है, बिहार के लिए स्वर्णिम साल होगा और हम लोग ऐसा काम करेंगे कि कोई बिहार को नहीं कहेगा कि पिछड़ा है। बिहार सबसे अग्रणी राज्यों में एक होगा। चलिए, बिहार के लोगों को तो इस पे ताली पीटनी चाहिए। और डॉक्टर मांझी ये दावा कर रहे हैं अगले 5 साल में जो है बिहार का स्वर्णिम काल होगा। बिहार, पटना और आसपास जो है कई IT हब बनेंगे। मैं ऑडियंस के भी कुछ सवाल लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने शुरू में विचारधारा की बात करी कि भाई आप उस विचारधारा में, जंगल राज की विचारधारा थी, वहाँ नहीं जा सकते। आपकी पार्टी जो है दलित, पिछड़े, शोषितों का प्रतिनिधित्व करती है। मांझी जी उनके बड़े नेता रहे, आपके पिताजी उनके बड़े नेता हैं। बीजेपी के विरोधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है पार्टी है, वो पिछड़ों के विरोधी पार्टी है और वहाँ पर जो है पिछड़ों के साथ अन्याय होता है। तो आप कैसे इस कंट्राडिक्शन को देखते हैं? देखिए, कंट्राडिक्शन है भी। आज का एक फैशन हो गया है, फैशन हो गया है कि राहुल गांधी जी एक किताब लेके चलते हैं, कहते हैं संविधान की किताब है, और वो फैशन सब में हो गया है। यहाँ तो कुछ विधायक भी हैं कि लाल पट्टा लगा के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। उनसे पूछिएगा संविधान में क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का बैकबोन कौन सा है, कौन से आर्टिकल्स के तहत आपको राइट्स मिलते हैं, और इस तरह से बातें करेंगे, उनको कुछ नहीं पता है। संविधान की खाली बात करते हैं। और उसी तरह से लोग कहते हैं कि दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी है। आप एक चीज़ बताइए कि जो दलित जिनको पूजता है, भगवान जिनको मानता है, दलित ही नहीं, हम सब लोग जहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, संविधान के रचिता, शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, तो उनको मानने वाले लोग, अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम उनको मानते हैं, तो आप ही बताइए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, एक तैलचित्र क्यों नहीं लगाया? आप पंचतीर्थ के रूप में किसने घोषणा किया? आप इंग्लैंड में भी जाइए तो वहाँ मिल जाएगा, नागपुर में जाइए तो वहाँ मिल जाए। तो क्या हम दलित विरोधी हैं? भाजपा दलित विरोधी है? आज राष्ट्रपति कौन है? आप मुख्यमंत्री देखिए कि कौन बनाते हैं। कांग्रेस के ज़माने में आप उठा के देख लिए कौन होते थे। आप एक चेहरा बना के रख दिए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बोलते ही नहीं हैं। उनको आप पीछे बेचारे पीछे रहते हैं, ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, और आप दिखा दिए कि हम बना दिए। तो आप अगर गौर से देखेंगे और बहुत सारी योजनाएं देखेंगे, चाहे बिहार से लेकर कहीं से लेकर, तो बीजेपी का एकदम साफ है, एकदम क्लियर माइंडसेट है। उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने मौका दिया है। आज सबसे सर्वोच्च पद पर कौन है? आप देखिए कि एक आदिवासी महिला हमारी महामहिम है, उनको कहाँ से उठाकर कहाँ बनाया, तो कैसे आप कह सकते हैं? लेकिन वो लोग बोलते हैं।
सिर्फ संविधान की बात करते हैं, और संविधान का जो सबसे काला दिवस जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, किसने लगाया? आज जिस लालू जी कांग्रेस के साथ हैं, अपनी बेटी को किस दंश में मीसा नाम रखा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो मीसा नाम रख दिए। किस मुंह से वो उनके साथ बैठ जाते हैं? जो पार्टी का गठन कांग्रेस के खिलाफ हुआ है और आज उसके साथ गलबैया मिला रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि हम कैसे बिहार में राज करें, कैसे बिहार में जो पहले लूटे थे फिर कैसे हम बिहार को लूटे थे। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझती है, और वो जो जंगल राज का जो आज भी कहीं ना कहीं घूमता रहता है। हम जैसे लोग तो हैं कि जहानाबाद 5 बजे के बाद, हम यूनिसेफ में काम करते थे, लोग आते थे तो 5 बजे के बाद घड़ी देखते थे कि यहाँ से बोला गया कि 5 बजे से पहले निकल जाओ। वो पटना था, वो बिहार था। आज ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम हिंसा मुक्त हो गया, घटनाएं नहीं होती है, होती है, और जब तक समाज रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन हम घटना को त्वरित निष्पादन करते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, और ऐसा भय का माहौल नहीं। आज भी आप जाके देखिए जेपी सेतु मैरीन ड्राइव जाके देखिए, लालू जी रोज आइसक्रीम खाते हैं जाकर। हाँ, तो तेजस्वी जी भी वहाँ रील बनाते हैं। वहाँ रील बनाते हैं। हाँ। क्या तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी के समय में वहाँ रील बना सकते थे? क्या स्थिति था इस इलाके के? दियारा बोला जाता था, कहाँ लोग एलिमिनेट हो जाते थे, गंगा के अंदर चले जाते थे, किसी को पता नहीं। आज वहाँ वो रील बना रहे हैं, और आइसक्रीम का यही बिहार है, और यही डेवलप बिहार है, और यही शांतिपूर्ण बिहार। मतलब कोई मुझे कह रहा था कि पहले अभी तेजस्वी जी वहाँ आके शूटिंग करते हैं, तो पहले जहाँ ये शूटिंग होती थी मोबाइल वाली, पहले दूसरी शूटिंग होती थी। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि उन्हीं से पूछ लीजिए कि कभी वो मुख्यमंत्री रहते वहाँ कल्पना कर सकते थे जाने के लिए? वो इलाका दियारा बोला जाता था, और दियारा में घोड़े से लोग चलते थे। तो वो सब चीज़ों को आप मुकामा टाल आप कल्पना नहीं कर सकते थे क्या होता था। आज तो आप रात के 11 बजे चले जाएंगे बिहार, किसी इलाके में चले जाइए, तो साइकिल से हमारी बेटियां जब चलती थी उस समय, जब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हैंड ओवर लिया, तो बिहार में विहंगम दृश्य था, वो शांति का दृश्य था। तो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक दिन में ऐसा हो जाएगा। तो बिहार को तो संवारने में, सजाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। आज इन लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं किए, हम रोजगार दे रहे हैं, तो समझिए कि कैसे कैसे लोग हैं, उनकी मनोदशा पर मुझे तरस आती है। चलिए, ऑडियंस की ओर से सवाल है हमारे सहयोगी आर्यन प्रताप सिंह। सर, सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि आपको सीटें उस तरीके से सम्मानजनक मिले ताकि राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सके, लेकिन हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हम कमोवेश मगध एरिया तक सीमित नज़र आता है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद तक। वो एक विस्तार बीते तमाम वर्षों में जब से हम पार्टी खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप सीमित थोड़े जगह तक हैं और आपकी सीटों की मांग ज़्यादा है, इसमें विरोधाभास नजर आता है। ये मेरा सवाल। ये आप दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। आप देखिए कि हम कस्बा लड़े हैं, पूर्णिया में जाके देखिए कि हमने कार्यक्रम किया, कितना भीड़ है। देखिए बगल में एक सिमरी बख्तियारपुर के साथी बैठे हुए हैं, वहाँ कितना भीड़ था। मधेपुरा सिंहेश्वर में आप पता कर लीजिए मेरे कार्यक्रम में कैसा था। ऐसी बात नहीं है। अब हम जमुई के सिकंदरा में जीते हुए हैं, और जमुई में जो हमारा है, हम अगर नहीं लगेंगे तो 6 चौक हरा भी देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लोग आक लेते हैं इस तरह की, ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है, ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम गरीब की सेवा मगध में कर रहे हैं तो वहाँ भी करते हैं, कर सकते हैं। तो फैलने दीजिएगा तब ना। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, हमको मौका दीजिए। हमारे पास, अगर मैं किन्हीं को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, किन्हीं के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ सिंपल सा बड़े अदब के साथ बोलना चाहता हूँ। अगर मुझे भी इतना मिलता तो मैं भी जीत जाता, और मुझे इतना मिला, मेरे पास भी 100%। तो आप मौका तो देंगे, कब तक मुझे इस तरह से इग्नोर करेंगे? मेरा सवाल है। तो मौका जो है क्रिकेट मैच में सुना जाता था, यहाँ वो कह रहे हैं मौका। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज हैं, बिहार के चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग करते हैं, रग रग से वाकिफ हैं। राजेश राज का सवाल है। बिहार में डिप्टी सीएम बनने की होड़ लगी हुई है। मुकेश सहनी, कांग्रेस, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो डिप्टी सीएम की बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या माना जाए कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो संतोष सुमन भी डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, मेरा मानना है कि जनता तय करती है, और कोई चीज़ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता। कोई मर्सी नहीं होता है राजनीति में। आपके अंदर क्षमता है तो आपको गठबंधन में भी रखा जाएगा, आपको सीट भी देगा। और कोई व्यक्ति अपने आप, मैंने कहा ना कि वो ऐसा गठबंधन है कि वहाँ स्वार्थ का गठबंधन है। आप देखिएगा कि लोकसभा में ऐसे हुआ,
अभी आप देख लीजिएगा, एक व्यक्ति अपने आप घोषित किए कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई अपने आप घोषणा कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, और कांग्रेस बड़ा भाई बना हुआ कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये सब मेस है। हमारे के यहाँ कोई नहीं कहेगा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई सिर्फ एक स्वर में सब कहेंगे हम आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के अगुवाई में बिहार आगे बढ़ेगा, विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पिछले महीने मैंने मांझी साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि पिछली बार मुझे कहा गया कि 3 लोकसभा का टिकट मिलेगा, 1 राज्यसभा मिलेगा, और मिला सिर्फ 1। लेकिन फिर भी हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं। मैंने तो बोल ही दिया पहले ही, इस पर मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन मेरा कहना यही है कि भाई हम लोग ऐसा नहीं है, हम पूरी निष्ठा के साथ हैं, हमारी क्षमता भी है, और लेकिन नैरेटिव सेट किया जाता है। कहीं भी रहिएगा आपको नैरेटिव से, वो नैरेटिव से हम निकलना चाहते हैं और हम हर जगह लड़ना चाहते हैं। हमको दीजिए ना, हम नहीं जीतेंगे तो ऐसा नहीं है कि मगध में, हर जगह हम नवादा मगध से अलावा, मैंने कहा ना कि शेखपुरा में, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कहीं भी जाइए। हाँ, कुछ क्षेत्रों में हम नहीं करेंगे, पूरे बिहार में हम बहुत मजबूत हैं, कुछ क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, हमको पता है, लेकिन हम कुछ क्षेत्र में मजबूत भी हैं। वहाँ हम चाहते हैं कि हमको मौका मिले, धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम लोग एक छलांग लगाने वाले नहीं हैं, डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी पार्टी बढ़े और आने वाले 10 साल में हम लोग उस जगह पर रहेंगे जहां हम कह सकते हैं कि हाँ हम भी सरकार। चलिए, धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जब चुनाव होते हैं तो खींचतान तो होती है, लेकिन हर गठबंधन में ऐसा संतोषी अगर सहयोगी रहे तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता, क्योंकि ये बड़े संतोष के साथ कह रहे हैं भाई मांगी है, मिल जाएंगी तो बढ़ेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार डॉक्टर संतोष सुमन आपका, आप डीडी न्यूज़ के मंच पर आए, शुक्रिया।